हेलो फ्रेंड्स, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को सीटेट गुरु कंपटीशन जोन पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई निंदा करता है तो ये सुनकर आप अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ें, क्योंकि जिस दिन आपको लक्ष्य मिलेगी, जिस दिन आप अपने ज़िंदगी में कामयाब होंगे, उस दिन वो निंदा करने वाला सबसे पहले आपकी प्रशंसा करेगा। फ्रेंड्स, इसी बात के साथ आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज का सेशन जो स्पेशली है वो है आपका सत्ता का साझा, अर्थात कि पावर शेयरिंग का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में जाना था। आज उसके आगे हम लोग को जानना है कि सत्ता का साझा क्यों जरूरी है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, इनके बारे में बात करनी है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे टॉप 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से मस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये लाइव आपका आता है प्रतिदिन शाम को 6 बजे, लाइव एट 6 PM। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये लाइव सेशन। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि पावर शेयरिंग के बारे में हम लोगों ने पहले कुछ पॉइंट जान चुके हैं। पहले जाने हम लोग बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में। पहले उनके कुछ ब्रीफ हम आपको बता देंगे, कन्फ्यूजन था। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का पॉइंट। देखते हैं फ्रेंड्स आज का लाइव सेशन। फ्रेंड्स, आज का पॉइंट हमारा जो है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम लोग को डिस्कस करना है कुछ पीछे की पॉइंट, क्योंकि कमेंट्स में हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट को भी पीछे की भी डाउट रह गई है, तो मैं चाहता हूं कि उनके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूं। पहले देख लेते हैं बेल्जियम के बारे में। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जिस भी स्टूडेंट का पीछे का कॉन्सेप्ट में किसी को अगर डाउट है तो वो क्लियर कर लेगा अभी। बेल्जियम में हमने बताया था कि पूरे कंट्री में 2 तरह के आपके लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। पहला नंबर आपका जो है फ्रेंच लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फ्रेंच। और दूसरा आपका लैंग्वेज जो आपका वो है आपका डच। फ्रेंच लैंग्वेज और डच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के बोलने वाले जो लोग थे वो 40% थे और आपके डच बोलने वाले 59%। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे बेल्जियम की बात। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात हो रही है बेल्जियम की। फ्रेंड्स, ये बेल्जियम पूरे कंट्री की बात हो रही है, लेकिन हम अब आप बात करेंगे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की। बेल्जियम की ब्रुसेल्स की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि ब्रुसेल्स में आंकड़ा जो है वो अलग है। ब्रुसेल्स में क्या आंकड़ा था कि यहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन ब्रुसेल्स में फ्रेंच यहाँ पे कम दिख रहा है, लेकिन ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो थे हमारे 80%। कितने थे फ्रेंड्स? 80%। और जो डच बोलने वाले थे वो सिर्फ थे आपके 20%। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताओ अगर क्लियर हो गया हो तो फटाफट लिखिए यस सर क्लियर हो गया। बेल्जियम में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच बोलने वाले 40%, डच बोलने वाले 59%। लेकिन ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी थी, वहाँ पढ़ाने के बाद कॉन्सेप्ट जो है हमारा वह उल्टा हो गया, क्योंकि ब्रुसेल्स में फ्रेंच का आपका बहुलता जो था वह ज़्यादा था, यानी फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा थे। कितने थे भाई? तो वो फ्रेंच बोलने वाला जो थे वो थे आपके 80%। कितने परसेंट थे? 80%। और डच बोलने वाला जो था वह सिर्फ कितना परसेंट था? 20% था। लेकिन अगर पूरे बेल्जियम कंट्री की बात करें तो पूरे बेल्जियम में जो आपके फ्रेंच बोलने वाले थे वो थे 40% और जो डच बोलने वाले थे वो 59%। बताओ फ्रेंड्स क्लियर हो गया? तो फटाफट बताइए कि क्लियर हो गया। पीछे की पॉइंट जो हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में पढ़ी थी उसकी ये पॉइंट है कि बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले 40%, डच 59%। लेकिन ब्रुसेल्स की कहानी अगर कहें तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच जो बोलने वाला था वो थे 80%। ठीक है, और जो डच बोलने वाला था वो था हमारा 20%। बताओ क्लियर हो गया? तो फटाफट कीजिए कमेंट्स कि क्लियर हो गया सबको। बताओ फटाफट क्लियर हुआ कि नहीं? सबको क्लियर है? जल्दी कीजिए।
अगर किसी स्टूडेंट को बाय द वे अगर कोई टॉपिक बीच में अगर डाउट भी हो जाता है तो मैं चाहता हूं कि कमेंट्स के थ्रू से मैं आपके लाइव सेशन में भी मैं इसे सॉल्व कर दूं। GS बाई राम सर करके मैं रिप्लाई करता हूं आपका, आप देख सकते हो उसमें रिप्लाई कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं GS बाई राम सर, वहाँ पे आपका मेरा चैनल है एक और, जिसके थ्रू से मैं आपको रिप्लाई उसमें देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर डाउट फिर भी रह जाए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम और बेहतर वे से समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। ये तो था फ्रेंड्स बेल्जियम का कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, वो पढ़े थे हम लोग किसके बारे में, वो पढ़े थे हम लोग श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका का क्या कॉन्सेप्ट था वो भी देख लीजिए आप। श्रीलंका के अंदर हम लोगों ने देखा था कि उसके अंदर भी मेनली दो ही भाषा बोले जाते थे। पहला नंबर जो था आपका सिन्हाला, ध्यान दीजिएगा, पहला जो था आपका सिन्हाला। ठीक है, सिन्हाला में क्या था आपका खास, सिन्हाला के जो आपके परसेंटेज थे टोटल फ्रेंड्स, वो थे आपके 74% बोलने वाले लोग थे। सिन्हाला बोलने वाले लोग कितने परसेंट थे, 74%। जबकि तमिल अर्थात कि इंडियन जो तमिल बोलने वाले वहाँ पे लोग थे वो थे हमारे 18%। बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सिन्हाला बोलने वाले 74% और आपके तमिल बोलने वाले 18%। इन्हीं को लेकर बार बार कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी। बताओ अब परसेंटेज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि हमने डाटा को कोशिश किया था कि डायग्राम और आपके मैपिंग के थ्रू से भी बताऊं, अगर फिर भी अगर डाउट है तो ये पॉइंट अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है बताओ। सिन्हाला 74% और तमिल जो थे वो 18% थे। वहाँ पे सिन्हाला जाति की बहुलता के कारण ये अपना पावर ज़्यादा दिखाते थे, जिसके वजह से लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई, लोगों के बीच में तनाव पैदा हुआ, लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे। लोगों को लगाओ कि लोगों में लगाव नहीं बल्कि बिलगाव शुरू हो गया है। लोगों में आपकी भाईचारा की भावना खत्म होने लगी, जिसके वजह से गृह युद्ध का भी रूप ले लिया था। गृह युद्ध के बारे में चर्चा हम लोगों ने किया था। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का पार्ट 1 का हमने लिंक दे दिया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर सत्ता की साझेदारी का पार्ट 1 भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इसका पार्ट 2, अर्थात कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। बात आती है कि हम साझेदारी क्यों करेंगे, अर्थात कि सत्ता को बांटेंगे क्यों, अर्थात कि पावर शेयरिंग हमारी जो है वो क्यों ज़रूरत है, कि क्यों हम अलग अलग लेवल पे पावर को बांटेंगे। अगर फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल के थ्रू से देखें तो पहले ही चैप्टर में पहले पॉइंट में ही हम एग्जाम्पल आपको मेंशन किया था एक स्कूल के एग्जाम्पल को लेकर। स्कूल में हमने बताया था कि स्कूल अगर ये हमारा स्कूल है तो स्कूल के अंदर हमारा जो पॉइंट है ये हमारा हो गया ऑफिस, क्लियर है फ्रेंड्स, और ये हो गया हमारे क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 क्लासेस है और ये हमारा क्या है ऑफिस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बात आती है कि अब अगर हम लोग ध्यान से देखें कि एक अगर प्रिंसिपल हेड हो, अगर प्रिंसिपल एक हेड हो और कहे कि सभी पे आपका कमांड कर ले, सभी स्टूडेंट को सभी क्लास में जाके जो इम्पोर्टेंट बातें पढ़ानी है वो सभी क्लास में जाके पढ़ा दे और साथ ही साथ ऑफिस के काम को भी ऑर्गेनाइज कर ले, बताओ क्या पॉसिबल है क्या? फटाफट लिख के बताओ कमेंट्स में, है पॉसिबल ऐसा? बताओ क्या पॉसिबल है ऐसा, जल्दी कीजिए कमेंट्स। वेरी गुड, कमेंट्स ऐड है। नहीं है पॉसिबल भाई, कैसे हो सकता है? एक आदमी एक समय में 4 क्लासेस में, साथ में ऑफिस में काम, यानी 5 जगह एक आदमी कैसे काम कर सकता है? उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रिंसिपल अपने कामों को अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के द्वारा करवाता है, अर्थात कि अपने वर्क को डिप्यूट कर देता है, बांट देता है। अर्थात कि इस क्लास के लिए एक क्लास टीचर बना दिया गया, इस क्लास के लिए एक क्लास टीचर बनाया गया, फिर इसके लिए एक क्लास टीचर बन गया, यहाँ पे इस क्लास के लिए एक टीचर बना, फिर यहाँ पर एक टीचर बन गया आपका, ठीक है, और एक यहाँ पर टीचर बन गया। अब कितने हो गए टोटल? एक टीचर, 2, 3 और 4 टीचर हो गए। और प्रिंसिपल खुद कहाँ का कमांड संभाल लेगा? ऑफिस का संभाल लेगा। बताइए अब ये 5 आदमी मिलकर इस पूरे क्लास को और ऑफिस को संभाल सकते हैं कि नहीं? फटाफट बताइए आप, संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते हैं? जल्दी कीजिए, फटाफट बताइए आप कि यह संभल सकता है कि नहीं संभल सकता है? आप संभल सकता है?
पूरे को इजी वे से वर्क हो सकता है? मतलब कि अगर पावर को छोटे छोटे स्तर पे बांट दिया जाए तो हमारा जो वर्क होगा इजी वे से हो जाएगा। और ये सेम केस जो है पावर शेयरिंग का, ये केस हमारे कंट्री में भी लागू होता है। हमारे कंट्री में कैसे लागू होता है वो आप देखिए। अब अपने कंट्री के लेवल पे ये हमारा मान लीजिए कि इंडिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इंडिया का जो हेड है वो दो पार्टों में बटा हुआ है। एक तो मान लीजिए संवैधानिक हेड है, उसे हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं यानी कि राष्ट्रपति, और दूसरा हमारा प्राइम मिनिस्टर अर्थात कि प्रधानमंत्री है। दो पार्ट में आपका दोनों हेड है हमारे। अब बताइए कि प्रधानमंत्री अकेले चाहे, चाहे प्रेसिडेंट हमारा राष्ट्रपति अकेले चाहे कि पूरे इंडिया के प्रत्येक लोगों की समस्या वो अकेले सुलझा दें, अकेले वो सभी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तो बताओ क्या पॉसिबल है क्या? फटाफट बताओ, ऐसा पॉसिबल है कि प्रेसिडेंट और पीएम एक एक करके हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में जाकर एक एक व्यक्ति से उनकी प्रॉब्लम पूछे और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? फटाफट बताओ, है ऐसा पॉसिबल? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कभी नहीं हो सकता है कि एक प्रेसिडेंट या एक पीएम सभी कामों को अकेले कर सके। इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारे संविधान में ये कहा गया कि भाई ऐसे तो हो नहीं सकता है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि एक आदमी काम कर सकता है। इसलिए क्या किया जाए कि इनके पावर को अलग अलग लेवल में बांट दिया जाए, ठीक है। अलग अलग लेवल में बांटने से बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। आसानी से काम भी हो जाएगा, लोगों के बीच कोई समस्या भी नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी की क्यों जरूरत है। तो क्लियर हो गया होगा सबको, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? फटाफट बताओ कि क्यों जरूरत है हमें। क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब देखते हैं कि पॉइंट, कि कौन कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने देश में सत्ता की साझेदारी किया। तो फ्रेंड्स, पहला नंबर पॉइंट आता है हमारा सामाजिक टकराव। पहला रीजन क्या आता है हमारा? सामाजिक टकराव के कारण। सामाजिक टकराव से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया? पावर शेयरिंग किया। भाई सामाजिक टकराव से बचने का क्या मतलब बनता है? तो इसमें क्या हो गया कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और बार बार उसी को प्रधानमंत्री आप बना रहे हैं। एक व्यक्ति है जो हमेशा राजा बन के रह रहा है, यानी कि एक ही आदमी है जो राजा, उसके पास ही सारा कमांड है, बाकी लोगों के पास कोई कमांड नहीं है, बाकी लोग उनके नौकर की तरह काम कर रहे हैं। तो बताओ समाज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी? मान लीजिए कि आप एक कास्ट विशेष पर, एक जाति विशेष पर आप काम शुरू कर दिए, ठीक है। कि मान लीजिए कि आपका कोई भी एक कास्ट के व्यक्ति हैं, क्या बनेगा? हेड बनेगा, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। बताओ समाज में सांप्रदायिक भावना उत्पन्न होगी कि नहीं? आपने कह दिया कि हिंदू ही बनेगा प्रधानमंत्री, बताओ प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं? मुस्लिम भाइयों के मन में आपकी प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? आपने कह दिया कि आपके देश के राष्ट्रपति मुस्लिम ही बनेंगे, आपने कह दिया कि देश के राष्ट्रपति मुस्लिम ही बनेगा, बताओ हिंदी भाइयों में, ईसाइयों में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी? सांप्रदायिकता की भावना जगेगी कि नहीं जगेगी? जगेगी ना भाई। असंप्रदायिक का मतलब होता है धर्म के आधार पे हम लोग का क्या? भेदभाव मानना। तो इन सभी से बचने का क्या ऑप्शन है भाई, कि कैसे हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं? तो इन सांप्रदायिक भावना या सामाजिक टकराव से बचने का बस एक ही ऑप्शन है कि हम क्या करें? पावर को शेयरिंग करें, ठीक है, पावर को बांटें, ठीक है। जिससे क्या होगा? हमारे यहाँ पर हिंसा भी नहीं होगी, ठीक है, हिंसा की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, राजनीति भी बेहतर वैसे चलेगा, उनमें अस्थिरता नहीं होगी यानी स्थिर बनेगा, ठीक है। अर्थात कि हर पक्ष के, हर समुदाय के लोगों को राजनीति में शामिल किया जाना चाहिए, तब जाकर हमारा क्या होगा? देश बेहतर वैसे काम करेगा। हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बहुसंख्यक वर्ग के लोगों का ही बहुमत होगा। जो कम आपके वर्ग के लोग होंगे, जिनके यहाँ पर जनसंख्या कम होगी, उनकी भी विचारधारा सुनी जानी चाहिए, तब जाकर हमारा क्या होगा? समाज होगा प्रॉपर वे से चलेगा। तो हमारा संविधान कहता है, अर्थात कि संविधान में पावर शेयरिंग का जो मेन पॉइंट था वो था पहला प्रॉब्लम कि सामाजिक टकराव, अर्थात जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स? वो जरूरत पड़ती है हमें सत्ता की साझेदारी की।
ठीक है। अगर सामाजिक टकराव से बचना है तो हमें क्या करना है, सामाजिक टकराव से बचने के लिए हमें सत्ता की साझेदारी करनी पड़ेगी। सभी जाति के, सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी, सबका समान अधिकार हमें मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट रीजन ये था सामाजिक टकराव से बचने के लिए। दूसरा क्या रीजन है फ्रेंड्स, वो दूसरा रीजन आपका जो है वो है आपका सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इसलिए हमें सत्ता की साझेदारी जरूरी है। भाई लोकतंत्र की आत्मा क्यों है, ये हम क्यों कहते हैं लोकतंत्र की आत्मा है, तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग का जो लोकतंत्र है उसमें क्या है, सत्ता को बांटा जाता है। ठीक है, सभी लोगों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, वैध सरकार का गठन करते हैं। लोग अपना वोट देकर एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि उन पे राज्य करता है, उनका काम करता है। उसमें किसी एक आदमी के विचार से काम नहीं होना है, उसमें सभी आदमी अपना अपना इंडिविजुअल वोट डालेंगे और जिनमें ज़्यादा लोगों की बहुलता होगी, जिन लोगों को ज़्यादा लोग का जिन्हें मत मिलेगा, ज़्यादा लोग जिन्हें चाहेंगे, वो हमारे देश का शासन करेगा। अर्थात बताओ कि सत्ता की साझेदारी सबके अगर मन विचार से हो, सभी समुदाय के लोग, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ अगर मिलाकर शासन किया जाए तो बताइए क्या हमारा शासन व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा, क्या हमारा देश मजबूत नहीं होगा, क्या देश में, दुनिया में हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, क्या डेवलपमेंट हमारे दुनिया में नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसके लिए हमें क्या जरूरत है, सत्ता की साझेदारी। अर्थात कि हमें लोकतंत्र का एक अगर क्रम मजबूत करना है तो हमें पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। अर्थात कि ऐसा समुदाय बनाना पड़ेगा, एक ऐसा ग्रुपिंग करना पड़ेगा जिसमें हर समुदाय, हर वर्ग के लोग शामिल हो। बताओ फ्रेंड्स, सत्ता की साझेदारी का रीजन क्लियर हुआ कि नहीं? दो रीजन, पहला नंबर आपका सामाजिक टकराव से बचने के लिए, पहला रीजन क्या था, सामाजिक टकराव से बचना, और दूसरा जो था ये था हमारा लोकतंत्र का क्या है, आत्मा है, इसलिए हमें सत्ता की साझेदारी जरूरत है। बताओ ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों रीजन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी करो मैसेज, फटाफट फटाफट बताओ, क्लियर है सबको? सबको क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या कह रहा है, एक बार अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशन में स्टूडेंट कम दिख रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो थोड़ा सा मज़ा आता है पढ़ाने में, इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। देखने को एक और चीज़ मिलती है कि अनसब्सक्राइब लोग भी कुछ ज़्यादा लोग देखते हैं। ठीक है, तो जिस किसी ने भी अगर सब्सक्राइब अब तक चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स ये देखिए, तो इनके दो रीजन हैं, तो ये दो रीजन जो थे दोनों आपका अलग अलग है। एक तो आपका युक्ति परक है, युक्ति वाली बात है क्या कि सामाजिक टकराव नहीं होगा अगर पावर शेयरिंग करेगी तो, और दूसरा क्या है आपका नैतिक कारक है, नैतिक तर्क है। नैतिक तर्क का मतलब क्या, लोकतंत्र में सभी को एक साथ, सभी को समानता मिलना चाहिए, तो ये क्या है, नैतिकता ही ना है, ये नैतिक मोरल क्वालिटी है ना, कि सब किसी को हम समान रूप से उसमें हिस्सेदारी बनाएंगे। तो ये चीज़ है, यानी कि ये दो कारण है, एक हमारा युक्ति परक और दूसरा क्या हमारा नैतिक तर्क। इन दोनों के आधार पे सत्ता की साझेदारी जो है बिल्कुल जरूरी है। क्लियर है पॉइंट फ्रेंड? यानी कि ये दो रीजन है, एक तो युक्ति परक है अर्थात कि पॉइंट जो आपका डिस्कस करने वाला है, और दूसरा हमारा क्या है, नैतिक रीजन है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब क्या बात आती है क्वेश्चन कि सत्ता का जो साझेदारी हम लोग करते हैं, तो सत्ता की साझेदारी में कि हमें किस फॉर्म में सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं, अर्थात कि सत्ता की साझेदारी के रूप कौन से हैं। ठीक है, हमारे देश में सत्ता की साझेदारी किस रूप में चलती है, इनके बारे में। अर्थात कि कह रहा है कि पहला पॉइंट कि सत्ता की साझेदारी का बंटवारा अगर करना हो तो राजनीतिक सत्ता के हिसाब से तो नहीं कर सकते हम लोग, राजनीतिक सत्ता को हम बंटवारा तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके विरोध में सत्ता की साझेदारी विचार सामने आएगा। ठीक है, लोग विरोध करना शुरू करेंगे कि हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे, इस वजह से हमारी क्या होगी, समस्या बढ़ेगी। मान लीजिए राजनीतिक स्तर पे बना दिए हम लोग, तो क्या होगा, जो पार्टी जीतेगा अपने स्तर से काम करना शुरू करेगा, सारा कुछ अपने लेवल का बना लेगा, जिसके वजह से उनके विरोधी लोगों को क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सत्ता की साझेदारी राजनीतिक रूप में नहीं करते हैं,
राजनीतिक रूप में नहीं किया जाता है। इसका ये रीज़न है कि मान लीजिए किसी पार्टी ने जीत गया, सपोज दैट अभी देश में किसकी शासन है, बीजेपी की शासन है। अब बीजेपी की शासन है, अगर हमने सत्ता के अनुसार से किया होता तो क्या होता, न्यायपालिका भी इनके हाथ में होती, कार्यपालिका भी इनके हाथ में होती, अर्थात कि जज इनके अंडर कंट्रोल काम करता। पहला नंबर चीज, जज इनके अंडर कंट्रोल काम करता, पुलिस इनके अंडर कंट्रोल काम करती, कोर्ट का सारा कार्य इनके अंदर काम करता, इनके अंदर लोकल बॉडी जो है सारा इनके अंडर काम करता। तो सब कुछ इनके अंडर काम नहीं करेगा ना, कुछ नियम कानून है, नियम कायदे, उसके अनुसार काम करेगा। ये इनके अनुसार काम करेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, अपने हिसाब से करेंगे ये लोग तो। इसलिए सत्ता की साझेदारी राजनीतिक सत्ता के रूप में नहीं किया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कि राजनीतिक सत्ता का मतलब क्या होता है, कि क्यों नहीं किया जाएगा, तो इसका मेन रीजन है कि मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति के हाथ में अगर दे दिया जाए कोर्ट का काम, अर्थात कि न्यायालय का काम, ठीक है, और उन्हीं के हाथ में दे दिया जाए पुलिस का काम, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दे कीजिएगा, कोर्ट का काम भी उन्हीं का, पुलिस का काम उन्हीं का, और जो नियम कानून बनाएगा, रूल रेगुलेशन, ठीक है, उनका भी दे दिया जाए, तीनों को दे दिया जाए। तो बताइए जो व्यक्ति इसका हेड होगा, तीनों का हेड हो जाए अगर एक व्यक्ति, तो बताओ यह व्यक्ति मनमाना कर सकता है कि नहीं? जो मन में आएगा वो नियम बनाएगा, जो मन में आएगा जिसके विरोध में फैसला करवा देगा, जो मन में आएगा उसके विरोध उसको शासन पे आपका पुलिस भेजवा देगा। बताओ अगर तीनों का तीनों अगर एक ही सत्ताधारी पार्टी को दे दिया जाए, सपोज दैट अभी किसकी सरकार है, बीजेपी की, अगर तीनों चीज़ उनके हाथ में दे दिया जाए, कांग्रेस की सरकार हो तो तीनों चीज़ उनके हाथ में दे दिया जाए, भाई नियम तुम अपने मर्जी से बनाओ, तुम अपने मर्जी से कोर्ट चलाओ, जज तुम्हारी मर्जी से फैसला करे, पुलिस तुम्हारी मर्जी से जो मर्जी हो करे, तो बताओ उस कंडीशन में हमारा शासन व्यवस्था निरंकुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, जो मन में आएगा करेगा, उनका विरोध करने वाला कोई पार्टी नहीं बचेगा देश में। इस कंडीशन के लिए, इस समस्या के लिए राजनीतिक सत्ता के आधार पर आपका सत्ता की साझेदारी नहीं की जाती है। अब क्लियर हो गया होगा सबको? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एक आदमी के हाथ में अगर रूल बनाना, अर्थात नियम बनाना, नियम का पालन करवाना, न्याय दिलाना, अगर सब कुछ एक आदमी के हाथ में आ जाए तो वह व्यक्ति निरंकुश बन सकता है, हमारे देश के लिए वह हानिकारक हो सकती है। इसलिए राजनीतिक पार्टी को सत्ता की साझेदारी का हिस्सा नहीं बनाया गया। क्लियर है पॉइंट? सबको क्लियर हुआ कि नहीं पॉइंट? बताओ, हो गया क्लियर? देखते फ्रेंड्स, फिर आगे की बात तो फिर आखिर कैसे करेंगे? अगर इसके आधार पे नहीं करें तो किसके आधार पे करेंगे? तो कह रहा है हमारा आधुनिक लोकतांत्रिक, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आधुनिक लोकतांत्रिक अवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, अर्थात कि सत्ता की साझेदारी हम अलग अलग रूप में जान सकते हैं। यानी अभी जो हमारा लोकतांत्रिक फॉर्म चल रहा है उसके आधार पे हम अलग अलग फॉर्म में जान सकते हैं। देखते फ्रेंड्स कैसे हम लोग काम करेंगे वो देखिए। जो पहला चीज है हमारा, वो कहता है हमारा शासन के विभिन्न अंग बनेगा, अर्थात कि शासन के 3 अंग के फॉर्म में हम लोग जानेंगे। पहला नंबर आपका क्या होगा? पहला भाग होगा हमारा विधायिका, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा होगा हमारा कार्यपालिका और तीसरा होगा हमारा न्यायपालिका। विधायिका उसे कहेंगे जो कोई नियम कानून बनाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कार्यपालिका उसे कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि कार्यपालिका, एक मिनट फ्रेंड, ठीक है। पहला नंबर पॉइंट क्या था हमारा? पहला हमारा था ये विधायिका, ठीक है, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि हम लोग देखेंगे कि इनमें सबका काम अलग अलग है। विधायिका जो है हमारा, विधायिका का क्या काम है कि ये कानून बनाएगा, नियम बनाएगा। दूसरा कार्यपालिका क्या करेगा? इसको ये नियम कानून को पालन करवाएगा कि भाई कैसे पालन करना है। और न्यायपालिका अगर पालन अगर आपने नहीं किया तो क्या किया जाएगा? आपको उस पर कार्रवाई की जाएगी, आपको पकड़ा जाएगा। जैसे ये काम समझिए कि पुलिस डिपार्टमेंट का एक तरह से कह सकते हैं। ये विधायिका का काम संसद का है क्योंकि नियम बनाना, कानून बनाना उनके पक्ष में जाता है। और कार्यपालिका का काम आपका कोर्ट का है, ठीक है, आपने कौन से नियम किया, आपने कौन से गलती किया, आपने क्या पालन नहीं किया, इसके बारे में देख रहे कौन करता है? हमारा कार्यपालिका। बताओ ये तीनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? विधायिका जो नियम बनाए, कार्यपालिका जो उसे क्या करे? पालन करवाया, जैसे कोर्ट हो गया हमारा,
और न्यायपालिका हमारा क्या हो जाएगा, पुलिस, जो कि अगर पालन नहीं किया तो 4 डंडे मार के पिछवाड़े पे आपको लेके जाएगा। बताओ अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ चारों पॉइंट, तीनों पॉइंट, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बताओ सबका क्लियर हो गया। विधायिका जो नियम बनाए, कार्यपालिका जो उस कार्य को पालन कराए, और न्यायपालिका कि अगर आपने पालन नहीं किया तो उसके बदले में डंडे खाएं। बताओ क्लियर हो गया सबको अब, वेरी गुड, क्लियर हो गया होगा। देखते हैं पॉइंट सेकंड में। ये तो पहला पॉइंट था कि इस फॉर्म में बांटा जा सकता है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर कर दिया इस पॉइंट को। कार्यपालिका क्या करेगी, कार्यपालिका कह रहा है यहाँ पे सत्ता का उपयोग करती है और संसद के अधीन होती है। किसके अधीन होती है ये होती है हमारी संसद के अधीन काम करती है। ठीक है, संसद के अधीन कार्य करेगी और क्या करेगी, न्यायपालिका की नियुक्ति करेगी। यहाँ पे देखिए, न्यायपालिका की क्या करती है, नियुक्ति कार्यपालिका करती है। अर्थात न्यायपालिका में कौन कौन लोग होंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, कार्यपालिका करेगा। पर न्यायपालिका और कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें सबका काम अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबका काम अलग अलग है। कैसे काम अलग अलग है वो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे पहला नंबर चीज कि कोई भी इसमें स्वतंत्र नहीं है, सब एक दूसरे, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं वो देखिए। कार्यपालिका कहता है कि कार्यपालिका जो काम करेगी, ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है और यह संसद के अधीन काम करती है। किसके अधीन काम करती है, संसद के अधीन। कौन काम करती है, कार्यपालिका। क्लियर है फ्रेंड्स, कार्यपालिका संसद के अधीन काम करती है। उसके बाद अगर न्यायपालिका की बात की जाए तो न्यायपालिका की नियुक्ति भी कौन करेगा, वो काम करेगी कार्यपालिका ही। कौन करेगी, कार्यपालिका। अर्थात कि कार्यपालिका संसद के अधीन और आपका न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन। ठीक है, उसके बाद क्या आपका न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका दोनों पर कानूनों का अंकुश लगाती है। न्यायपालिका कहता है कि मान लीजिए कि न्यायपालिका अर्थात कि समझिए पुलिस को आपका जो नियुक्त करेगा वह कोर्ट नियुक्त करती है। कोर्ट के नियम के अनुसार, देश के कानून के अनुसार हम पुलिस को नियुक्त करते हैं। लेकिन ये जो न्यायपालिका है आपका, वह कार्यपालिका और विधायिका दोनों पे कमांड रखती है। अगर इन दोनों ने कोई गलती किया तो इस दोनों को भी नहीं बख्शने वाला है न्यायपालिका। ठीक है, अर्थात कि कोर्ट और पुलिस यानी कि इन सभी को भी नहीं बख्शेगा। अगर गलती किया तो इन्हें भी उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इन व्यवस्था को संतुलित व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, संतुलन की व्यवस्था। अर्थात कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों के तीनों एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, कार्यपालिका संसद के अधीन काम करेगी, यानी संसद बनाएगा उसको। उसके बाद क्या करेगा, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करेगा, कार्यपालिका ही करेगी, कार्यपालिका ही करेगी। लेकिन क्या न्यायपालिका क्या करती है, फिर कार्यपालिका पर और विधायिका दोनों पर अपना नज़र बना के रखती है कि अगर गड़बड़ किया, विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो, दोनों में से कोई भी गड़बड़ किया तो कानून का अंकुश कौन लगाएगा, हमारा न्यायपालिका लगाएगी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, ये न्यायपालिका करेगी उस कंडीशन में। क्लियर हो गया सबको पॉइंट। अर्थात कि कह सकते हैं कि तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कार्यपालिका अर्थात कि कार्यपालिका जो होती है वह संसद के अधीन काम करेगी। उसके बाद न्यायपालिका की नियुक्ति करेगी और न्यायपालिका क्या करता है कि अगर जो नियम बनाने वाला है, नियम पालन करने वाला है, अगर उसमें कोई कमी आ जाए तो उनको सजा देने का काम किसका है, न्यायपालिका का। क्लियर हो गया पॉइंट सबको। यानी कि तीनों का काम अलग अलग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, यानी एक बनाएगा आपका कानून, एक उसका पालन कराएगा और उसके बाद तीसरा जो है आपका पालन नहीं करने पर उनकी सजा देगा। क्लियर है सबको, सबको पॉइंट क्लियर है, लिख दो क्लियर है पॉइंट। तो क्लियर है ना सबको। फिर से अगर नहीं याद आ रहा, नहीं समझ में आ रहा आपको, तो एक बार ध्यान से शॉर्ट में समझ लीजिए। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीन पार्ट, तीनों का एक का काम नियम बनाना, दूसरे को पालन कराना और तीसरे को अगर पालन नहीं करे तो उन पे सजा देना। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा सबको पॉइंट। चलिए देखते हैं अब आगे की पॉइंट क्या कह रहा है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पे सत्ता का बंटवारा होता है।
ठीक है। अर्थात कि पहला तो ये नंबर था, हमने बताया कि हमारे देश में जो चलती है वो 3 फॉर्म में चलती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। लेकिन अगर हम राजनीतिक सत्ता के आधार पर बांटने की कोशिश करें तो वो भी हमारे 2 स्तर में बढ़ सकते हैं। कौन से 2 स्तर में बढ़ सकते हैं भाई? तो पहला नंबर आपका क्या होगा? संघीय सरकार, ठीक है। अर्थात कि कह सकते हैं कि केंद्र सरकार, पहला पार्ट क्या? केंद्र सरकार। और दूसरा हमारा क्या? क्षेत्रीय या प्रांतीय, जिसे हम लोग राज्य सरकार कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं पॉइंट? अर्थात कि 2 भागों में हम बांट सकते हैं, एक हमारा केंद्र सरकार और दूसरा हमारा क्षेत्रीय सरकार, जिसे हम लोग कहते हैं राज्य सरकार। जैसे बीजेपी अभी क्या है हमारी? बीजेपी हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है। और आपका यहाँ पर अर्थात कि बिहार में कौन सी सरकार आपकी राज्य सरकार में है? वो है आपका जेडीयू, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। इनकी बहुलता है यहाँ पर। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात कि अगर सत्ता के आधार पे बांटे तो 2 आधार पे, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। बताओ क्लियर हो गया सबको? केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 स्तर पे हम लोग इसे बांट सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो ये कह रहा है यहाँ पे भारत में इसे हम लोग राज्य सरकार कहते हैं। इसके बारे में तो अभी बताया हमने आपको कि भारत में जो प्रांतीय सरकार होती है, यानी जो क्षेत्रीय सरकार होती है, इसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? राज्य सरकार के नाम से। देखते हैं आगे की पॉइंट। आगे की पॉइंट हमारा फ्रेंड जो कहता है वो कहता है तीसरा नंबर पॉइंट, कि तीसरा नंबर हम कैसे बांट सकते हैं इसे, उसके बारे में। तो तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि सत्ता के बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के आधार पर हो सकता है हमारा। सामाजिक स्तर पर भी हम लोग चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। तो सामाजिक स्तर हमारा कौन सा हो सकता है वो देखिए। सामाजिक स्तर में हमारा क्या हो जाएगा? पहला नंबर चीज़ कि हम भाषा के आधार पे बांट सकते हैं, ठीक है। किसके आधार पे बांट सकते हैं हम लोग? भाषा के आधार पे, यानी भाषा के आधार पे बांट सकते हैं। धार्मिक समूहों के आधार पे, यानी धर्म के आधार पे बांट सकते हैं। अर्थात कि अगर समाज में बांटना चाहे अगर हम लोग, तो किस आधार पे बांट सकते हैं? भाषा के आधार पे या फिर धर्म के आधार पर। क्लियर है सबको फ्रेंड्स? यानी धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे बांट सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि भाषा के आधार पर अपने देश में जो पहला राज्य बना था, उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह याद रखिएगा कि भाषा के आधार पे जो पहला राज्य बना था अपने देश में, उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कह रहा है? संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है। हालांकि हमने कह दिया कि इस बात पे इस अनुसार बांट सकते हैं, लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है वो भी तो जान लीजिए आप लोग। संविधान हमारा कहता है, ठीक है, इस प्रावधान है कि सामाजिक रूप में कमजोर समुदाय, महिलाओं और विधायिका एवं प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ठीक है। कानून हमारा कहता है कि खास तौर से हमें क्या करना है जी? कानून कहता है कि जो सामाजिक के कमजोर समुदाय के लोग हैं, ठीक है, जो समुदाय हमारे क्षेत्र में कमजोर है, ठीक है, कमजोर समुदाय, ठीक है, उसके साथ साथ कह रहा है आपको कमजोर समुदाय, उसके बाद महिलाएं, ठीक है, और कमजोर समुदाय, इन दोनों की हिस्सेदारी किस में होनी चाहिए? विधायिका में भी और प्रशासन में भी। अर्थात कि नियम बनाने वाला भी और नियम पालन कराने वाले में भी, ताकि इन पर कोई जुल्म न करे। क्योंकि हम लोगों ने देखा था बेल्जियम वाले केस में और क्या कहते हैं श्रीलंका वाले केस में। श्रीलंका में क्या कंडीशन था? 74% आपका सिन्हाला था और वो 18% वाले तमिल की आपकी चलती हिलना डोलना भी बंद कर दिए थे। अर्थात कि किसी भी क्षेत्र में उनकी सुरक्षा नहीं थी, न पढ़ाई लिखाई में, ना ही सरकारी नौकरी में, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय में भी उनकी पढ़ाई को बंद कर दिए थे। राजकीय भाषा भी उन्होंने बदल दिया था, जिस वजह से बहुत अधिक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई थी। इसलिए इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा संविधान कहता है कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, जैसे मान लीजिए कि जिस समुदाय के लोग हमारे यहाँ पर कम हैं, उनको साथ में महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में खास स्थान मिलना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं आरक्षित सीट। यानी कि समाज के कमज़ोर समुदाय और महिलाएं के लिए आरक्षित सीट अवेलेबल है। क्लियर है फ्रेंड्स? सबको क्लियर है पॉइंट? उसके बाद कहता है हमारा पॉइंट नंबर 4, ठीक है। 4th नंबर बांटने का जो तरीका कहता है, कह रहा है कि सत्ता के बंटवारे के लिए लोकतंत्र में लोग के सामने सत्ता की दावेदारी के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। अब क्या कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी किसी फॉर्म में हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए जी? चुनाव जरूरी है। अगर चुनाव नहीं होगा तो एक ही आदमी निरंकुश बन जाएगा,
उनका कुछ गैप रखा जाए ताकि लोगों का अगर काम अच्छे नहीं करे तो लोग अपने मन से, अपने विचार से लोकतंत्र का प्रयोग करके उसे फिर दूसरे सरकार को यानी दूसरे लोगों को मौका दिया जा सके। इसी कारण से प्रत्येक 5 साल पे चुनाव होता है, ठीक है, वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, ठीक है। बिहार में अभी चुनाव होने वाला है। देखते हैं फ्रेंड्स आगे। तो इसमें क्या कहता है कि इसमें पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता में इस बात की सुनिश्चित कर देता है कि एक व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति या एक समूह कभी भी उनका अधिकार नहीं रहे, ठीक है। एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में सरकार का बागडोर नहीं रहे। अगर वह काम नहीं करती है तो वो पार्टी क्या होगी हमारी जी, हट जाएगी, दूसरी नई पार्टी आएगी जो हमारे लिए जो सही हो, सुदृढ़ हो, उस कार्य को करे, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया है, एक बड़ी समय अवधि निर्धारित की गई है और वह समय अवधि कितने वर्ष की है जी, 5 वर्ष की। क्लियर हो गया सबको। हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा और आपका राज्यसभा के आपका जो चुनाव है वो आयोजित किया जाएगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको क्लियर हो गया पॉइंट कि यानी कि लोकतंत्र में आपका चुनाव आवश्यक है। चलिए देखते फिर आगे। पॉइंट लगभग आपका बच गया। जो बच गया हम लोग को, आगे हम लोग इसके जो जुड़े हुए आंदोलन हैं इनके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन किस पार्ट में, इकाई 3 में, यानी अगले चैप्टर्स में इनके बारे में और चर्चा करेंगे। बताओ ये चैप्टर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इन चैप्टर में हम लोगों ने मेनली क्या पढ़ा वो देख लीजिए फटाफट में। एक पॉइंट में हम लोग सारे पॉइंट को एक बार डील कर लेते हैं। इस पॉइंट में देखा हम लोगों ने बेल्जियम की घटना के बारे में। किसके बारे में देखा जी, बेल्जियम में पावर शेयरिंग को लेकर प्रॉब्लम थी। क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग थे और साथ में क्या थे, डच बोलने वाले लोग थे। फ्रेंच बोलने वाले लोग कितना थे हमारे वहाँ पे, फ्रेंच बोलने वाले लोग कितना थे, फटाफट कमेंट्स में बताइए। फ्रेंच बोलने वाले जल्दी कीजिए। कुछ लोग का आंसर आ रहा है, डाउट लग रहा है कुछ, कोई बात नहीं है, 40% जान लीजिए आप। और डच बोलने वाले कितना थे, 59%, ठीक है। ब्रुसेल्स में घटना आपकी दूसरी हो गई, 80% हो गया ये आपका फ्रेंच वाला, और डच वाला कितना परसेंट हो गया, सिर्फ 20%। ये ब्रुसेल्स की घटना है, ये ब्रुसेल्स की बात है और ये पूरे बेल्जियम की बात है। क्लियर है पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, अब अगर हम लोग बात करें श्रीलंका की, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में 2 ही जाति के आपके लोग थे, 2 ही स्पीकर थे। एक थे आपका मेनली सिन्हाला, ठीक है, जो कितना परसेंट था, 74% था, जिसके वजह से समस्या थी। और दूसरे थे हमारा कौन, तमिल बोलने वाले, जिनकी परसेंटेज कितना थी, 18%। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया सबको। चलिए अब तीसरा पॉइंट हम लोग जो पढ़े अभी कि सत्ता की साझेदारी क्यों, ठीक है, यानी कि सत्ता क्यों बटेगी, यानी पावर शेयरिंग क्यों होगा, ठीक है। तो इसके 2 रीजन हम लोगों ने जाना। पहला रीजन क्या था हमारा, फटाफट डालिए आप लोग लाइव सेट में कि सत्ता के बांटने के क्या रीजन थे। पहला रीजन जल्दी लिखो, कुछ लोग सोच रहे हैं अभी, कोई नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ। पहला रीजन क्या था हमारा, सामाजिक टकराव नहीं होगा। क्या नहीं होगा फ्रेंड्स, सामाजिक टकराव नहीं होगा। और दूसरा पार्ट हमारा क्या था जी, कोई बताएगा, चलिए आप लोग जब तक बताइएगा तब तक मैं ही बता लेता हूँ। लोकतंत्र की आत्मा है, ठीक है, अर्थात कि सत्ता की साझेदारी क्या है हमारी, लोकतंत्र की आत्मा है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ दोनों पॉइंट, बताओ क्लियर हो गया सबको। चलिए 2 पॉइंट थे। उसके बाद क्या आपका तीसरा पॉइंट, ठीक है, उसके बाद सत्ता की साझेदारी की किन भागों में बांटा गया है, तो हमने बताया कि आपको 3 भागों में बांटा गया है। किसमें, विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा आपका है वो है आपका न्यायपालिका। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको क्लियर हुआ। इन 3 भागों में बांटा गया है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक नियम बनाएगा, दूसरा पालन करवाएगा, तीसरा अगर पालन आपने नहीं किया तो डंडा से काम कराएगा। क्लियर है सबको, क्लियर है, फटाफट लिखिए कि क्लियर हो गया तो। चलिए देखिए उसके बाद का पॉइंट हम लोगों ने क्या जाना था। इसके बाद का पॉइंट हमारा था वो था क्या कि हम लोग क्या कर सकते हैं जी, सत्ता के आधार पे
यानी कि आपका राजनीतिक स्तर पे भी बांट सकते हैं। तो राजनीतिक स्तर पे बांटने का पहला क्या था हमारा, केंद्र सरकार एक बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, एक तो केंद्र सरकार बनेगा, दूसरा किसका बनेगा, राज्य सरकार, जिसे हम लोग प्रांतीय सरकार भी कहते हैं। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? ये पॉइंट पढ़े थे हम लोग। सारे चैप्टर का मैं निचोड़ बता रहा हूँ आपको, पॉइंट बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबको क्लियर है केंद्र सरकार राज्य सरकार में? उसके बाद हमने एक और पॉइंट बताया था आपको, ठीक है, वह किस लेवल पे, तो वो था हम सामाजिक लेवल पे। एक और हमने बताया था कि सामाजिक स्तर पर भी हम लोग चाहे तो बांट सकते हैं। तो उसमें किस आधार पे बांट सकते हैं हम लोग, भाषा के आधार पे। दूसरा किस आधार पे बांट सकते हैं, धर्म के आधार पे। क्लियर है पॉइंट? और तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं जी, समाज के कमजोर वर्ग और बड़े वर्ग और छोटे वर्ग के आधार पे। बताओ क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, कमजोर वर्ग और आपके जो मजबूत वर्ग उनके आधार पे। बताओ क्लियर हो गया सबको? सामाजिक स्तर पे हम लोग बांट सकते हैं इनके आधार पे। सबको क्लियर है? उसके बाद अगर देखें तो अगला ग्रुप हम लोगों ने क्या बांटा था, अगला ग्रुप में हमने देखा था कि हमारे संविधान में इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये नियम का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया प्रावधान, कि जो हमारे देश के कमजोर वर्ग है, जो देश के कमजोर वर्ग है और जो हमारे देश के आपकी महिला है, इनको हमें क्या करना है, आपका विधायिका में और प्रशासनिक स्तर पर इसे क्या करना है, सीट को आरक्षित देना है। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब तो चैप्टर क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर है पॉइंट? चलिए अगर पॉइंट क्लियर है तो अगर कुछ डाउट रह गया होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसमें उस पॉइंट को क्लियर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वो कहता है हमारा, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? बताइए फटाफट फ्रेंड्स। कह रहा है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? इस क्वेश्चन के लिए हम आपको 20 सेकेंड का टाइम देंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आंसर आप दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक बार पढ़िए। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो सभी ऑप्शन को मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। पहला ऑप्शन हमारा कहता है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजन को छाया राजनीति पर भी पड़ती है। अर्थात कि राजनीतिक में अगर प्रतिद्वंद्विता होगी, अर्थात एक पार्टी दूसरे पार्टी से लड़ेंगे, तो इनसे हमारे देश में सामाजिक विभाजन हो सकती है। पहला रीजन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हमारा लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए, विभिन्न समुदाय का मतलब हिंदू मुस्लिम छोटे जात बड़े जात, ठीक है, अर्थात लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें को जाहिर करना संभव है। तीसरा ऑप्शन कहता है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। चौथा ऑप्शन लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट लोकतंत्र व्यवस्था के लिए गलत बताया गया। फटाफट बताइए फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। फटाफट बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। अर्थात क्या कह रहा है इसमें वो देखिए आप। पहला नंबर तो कह रहा है यहाँ पर कि लोकतंत्र, पहला ऑप्शन कह रहा है लोकतंत्र में जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है जिसके वजह से सामाजिक विभाजन की छाया पड़ती है, अर्थात कि सामाजिक विभाजनों की छाया की राजनीति है। ठीक है, अर्थात कि आपने देखा होगा अलग अलग पार्टी हमारे समाज में विभाजन करते हैं, अर्थात कहते हैं हम आपको इस कास्ट के हैं, मेरे जाति होने के नाते आप मुझे वोट कीजिए, अर्थात कि जातिवादिता और सामाजिक धर्म के आधार पे वोट यहाँ पर मांगा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में अक्सर देखा जाता है कि समाज के धर्म के आधार पर या सामुदायिक विचारधारा के आधार पे हम क्या करते हैं जी, वोट को मांगते हैं। देखते हैं, यह तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत को जाहिर करना संभव है।
लोकतंत्र में अगर कोई समस्या है तो आप शांतिपूर्ण ढंग से उनका विरोध कर सकते हैं। आप उन्हें क्या कह सकते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके लिए आप चाहे तो आप आंदोलन के फॉर्म में भी उसे कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे शांतिपूर्ण ढंग से करना है आपको, किसी चीज़ में तोड़ फोड़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी आपका लोकतंत्र में गिवन है, यानी लोकतंत्र में दिया हुआ है बात। अगर तीसरे की बात करें तो लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र अगर है तो सामाजिक विभाजन की हल किया जा सकता है, अर्थात हिंदू लोग भी खड़े होंगे, मुस्लिम लोग भी खड़ा होगा, ईसाई धर्म के लोग भी खड़े हो सकते हैं, अर्थात हर धर्म के हर समुदाय के लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए सामाजिक विभाजन की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, अर्थात कि तीसरा भी सही है। लेकिन चौथे ऑप्शन में क्या कह रहा है, चौथे ऑप्शन में कहता है कि समाज की, अर्थात कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को और क्या करता है, विखंडन की ओर ले जाता है। बताओ क्या लोकतंत्र और विखंडित करता है? बिल्कुल भी नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसलिए आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सबको क्लियर हो गया पॉइंट? सबको क्लियर है क्वेश्चन ये? बताओ किसी को डाउट है तो। अर्थात सामाजिक विभाजन के लिए लोकतंत्र का जो है आपका विखंडन की ओर नहीं ले जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कहता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, पहला कहता है आपका जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा नंबर कहता है यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकते हैं। तीसरा नंबर सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में से कौन कौन सा कथन आपका सही है आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए फ्रेंड्स, इनमें कौन सही जवाब है। इस तरह के अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपके क्लास 10th लेवल में ही नहीं बल्कि आगे चल के IAS लेवल तक के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि इस लेवल के ही PT में अर्थात कि प्राइमरी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो क्वेश्चन ही बना पाते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। आप ट्राई कीजिए, नहीं ट्राई होगा तो मैं बताऊंगा कि आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, आपने ध्यान अगर नहीं दिया है तो। फटाफट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, जल्दी कीजिए आंसर, फटाफट कीजिए आंसर। कुछ के आंसर आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ पा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि 1 और 2 ये दोनों आपके क्या है जी, बिल्कुल सही जवाब है। कैसे देखिए, कह रहा है जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, अर्थात कि समाज के लोग एक दूसरे से जहाँ टकराएंगे, कन्फर्म है कि वहाँ पे सामाजिक विभाजन होगा। दूसरा नंबर चीज़, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति है जो सामान्य रूप से घर पे आपका व्यक्ति के रूप में है, वो हो सकता है कि प्रधानमंत्री बन जाए, हो सकता है वो राष्ट्रपति बन जाए, तो एक व्यक्ति की बहुत सारी पहचान भी हो सकती है। और तीसरा नंबर कह रहा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होता है। भाई ये कहाँ का बात है, ऐसा थोड़े नहीं कि भारत में विभाजन होता है, आपका पाकिस्तान है, चाइना है, ठीक है, हर जगह पे आपका विभाजन होता है, समाज का विभाजन होता है। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है सिर्फ भारत जैसे देशों में ही ऐसा होता है, ये बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें ऐसा होता है। फ्रेंड्स, आज का लाइव सेशन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए मेरे 10 क्वेश्चन जो है वो बच गए हैं, हम उसे अगले पार्ट में आपको बता देंगे। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला पार्ट जो होगा वो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा, जो इनमें के बचे हुए हैं 3 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन। ठीक है, उसे हम अगले क्वेश्चन पार्ट में डील कर देंगे। इतने देर तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप एक बार अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा शुरू से, अगर फिर भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम अगले वीडियो में उनके विचार आपका क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।